स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, है ना, प्रतिरक्षा के प्रकार। अब पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है, तभी तो प्रकार पढ़ पाएंगे। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा, राइट। प्रतिरक्षा क्या है? इट इज द ability of the body to fight against, it is the ability of the body to fight against foreign agents like bacteria, वायरस एक्सेट्रा और एनी अदर पैथोजन। प्रतिरक्षा क्या है? ये शरीर की एक ऐसी क्षमता है जो कि बाहरी एजेंटों से क्या करती है, शरीर को सुरक्षा देती है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो है वो इनके खिलाफ शरीर को प्रतिरक्षा, सुरक्षा देने का काम करती है। तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, राइट। और ये क्या करती है? It gives defense to body. It gives defense to body. वास्तव में ये फॉरेन एजेंट से बॉडी को डिफेंस देने का काम करती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हम रोज रोज बीमार नहीं पड़ते। अब वो बात अलग है कि यदि कोई पैथोजन बॉडी के अंदर इन्वेड कर ही गया है तो फिर वो क्या करेगा? आपको बीमार करेगा। लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि रोज रोज तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं ना। हाँ, कभी कभी यदि पैथोजेनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी वो आपको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ऑलराइट। अब ये जो इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। पहली जो इम्यूनिटी है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। आज पूरा डिटेल में पढ़ूंगा इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरे प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, और ये जो है वो उपार्जित प्रतिरक्षा है। उपार्जित प्रतिरक्षा है, राइट। इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को सहज प्रतिरक्षा, भी उसके और भी अन्य नाम है वो भी पढ़ूंगा, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी होती है वो व्यक्ति विशेष के अंदर अलग अलग हो सकती है। इम्यूनिटी सबके अंदर एक जैसी नहीं होती है। जिनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है उनको फॉरेन एजेंट्स कम प्रभावित करते हैं, और जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है उनको जो एजेंट्स होते हैं, फॉरेन एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कोई रोग कारक, वो ज्यादा अफेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोरोना की ही बात करें तो कोरोना वायरस उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि बुजुर्ग जो लोग हैं, 60 के पार जो लोग हैं, उनको कोरोना वायरस ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। जिसका प्रतिरक्षा कमजोर होगा, तंत्र कमजोर होगा, उसको फॉरेन एजेंट ज्यादा अफेक्ट करेगा। इसीलिए तो कोरोना का जो इफेक्ट है वो बुजुर्ग लोगों में बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको ये बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कोई भी रोगजनक अफेक्ट नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो कम करते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी दो प्रकार की है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनमें से आज के इस वीडियो के अंदर मैं केवल इन्नेट इम्यूनिटी डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए
आज की इस वीडियो के अंदर मैं केवल इन्नेट इम्यूनिटी डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको सहज प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, है ना, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसे सहज प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इन्नेट का बेसिकली मतलब क्या है? इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब जन्मजात। आप इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कह सकते हो। मतलब अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ दिस इम्यूनिटी। एक बच्चा जो है वो इस इम्यूनिटी को लेकर पैदा होता है। इस प्रकार की इम्यूनिटी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड जो है इस इम्यूनिटी को लेकर पैदा हो रहा है, इनबॉर्न है, जन्मजात है, एक्वायर नहीं की गई है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तो क्या होता है कि व्यक्ति विशेष अपने जीवन काल के अंदर प्रतिरक्षा को अर्जित करता है, वैक्सीन के द्वारा या इम्यूनाइजेशन के द्वारा अर्जित कर रहा है। लेकिन यहां पर अर्जित करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा इस इम्यूनिटी के साथ में पैदा होता है, तभी तो इसको जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होगी? ट्रांसफर होगी। आप इसको कुछ वैज्ञानिक आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हो। आनुवांशिक प्रतिरक्षा, है ना, ये कैसी है? एक आनुवांशिक प्रतिरक्षा है। साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। मतलब ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं देती है। यह प्रतिरक्षा, अर्थात हम क्या बताना चाहते हैं? अर्थात यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ विशिष्ट अनुक्रिया नहीं देती। मतलब किसी विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ विशिष्ट अनुक्रिया नहीं देती है। ये तो क्या है? ये जो अपनी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये जनरल टाइप इम्यूनिटी है। जनरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा है। जैसे उपार्जित में तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने टाइफाइड से बचने के लिए टाइफाइड का वैक्सीन ले रखा है, तो वो क्या होगी कि अब भाई टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर आएगा तो स्पेसिफिक टाइप उसके अगेंस्ट ही क्या होगी? अनुक्रिया होगी। उस साल्मोनेला टाइफाई के अगेंस्ट ही अनुक्रिया होगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ विशिष्ट अनुक्रिया नहीं देती है। ये तो एक जनरल टाइप की इम्यूनिटी है जो आप हम सभी के अंदर पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है टाइफाइड के अगेंस्ट अपने अंदर कोई विशिष्ट कोई इम्यूनिटी है, या मलेरिया के अगेंस्ट कोई विशिष्ट इम्यूनिटी है, या किसी अन्य रोगजनक के लिए कोई विशिष्ट इम्यूनिटी, ऐसा नहीं है। ये एक जनरल टाइप की इम्यूनिटी है, किसी विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ विशिष्ट अनुक्रिया नहीं देती। यहां पर तो क्या होगा? उपार्जित में तो क्या होगा? विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ विशिष्ट अनुक्रिया होगी। तो हम ये कहेंगे ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो देखो कितने सारे नाम हो गए: सहज प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, आनुवंशिक प्रतिरक्षा, अविशिष्ट प्रतिरक्षा या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी क्या रचनाएं हैं जो हमको इन्नेट इम्यूनिटी देती है। ईश्वर ने हमको जन्म के समय से ही ये जो दी है इम्यूनिटी, ये कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें नेचुरल इम्यूनिटी देती है ना, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी
शरीर को इन्नेट इम्यूनिटी देने के लिए हमको प्रकृति ने क्या दिए हैं? 4 प्रकार के रोध दिए हैं। 4 प्रकार के क्या दिए हैं भाई? रोध दिए हैं, है ना। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा। इन्नेट इम्यूनिटी के लिए 4 प्रकार के रोध का मतलब होता है बैरियर, किसी को रोकने वाले। 4 प्रकार के रोध शरीर में उपस्थित हैं। अब देखो, इसको यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूं इसको। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह उसमें बहुत कम दे रखा है, तो उससे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं आज इन्नेट इम्यूनिटी को पूरा डिटेल में पढ़ूंगा। मैंने क्या कहा, ये जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या जो सहज प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा जो हमको मिलती है, वो 4 प्रकार के रोध होते हैं शरीर के अंदर। रोध मतलब पैथोजन को शरीर के अंदर आने से रोकने वाले या पैथोजन को नष्ट करने वाले कुछ ऐसे शरीर के अंदर बैरियर हैं, उनके कारण हमको इन्नेट इम्यूनिटी मिलती है। जैसे वो बैरियर कौन कौन से हैं? एक तो फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर मतलब समझते हो? फिजिकल मतलब शारीरिक रोध। शारीरिक रोध। एक और है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरे जो बैरियर हमारे शरीर के अंदर है वो है सेल्यूलर बैरियर, यानी कि कोशिकीय रोध। और चौथी जो बैरियर है वो है साइटोकाइन बैरियर या साइटोकाइन रोध। इज इट क्लियर? तो इन्नेट इम्यूनिटी प्रदान करने वाले कितने रोध हैं बॉडी के अंदर? कितने बैरियर्स हैं? 4 बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। यदि हम इन्नेट इम्यूनिटी को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें इन बैरियर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। ये बैरियर्स ऑलरेडी हमारे अंदर जन्म जब होता है बच्चे का तभी से हैं, और ये बैरियर्स लाइफ लॉन्ग क्या देते हैं? बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। लाइफ लॉन्ग बॉडी को ये रोध प्रोटेक्शन देते हैं। जन्म के साथ में ही बच्चा लेकर इनको पैदा होता है और लाइफ लॉन्ग ये रोध प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे पहला रोध आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं और वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में 2 बैरियर्स प्रकृति ने हमको दिए हैं। पहला जो बैरियर है वो तो है स्किन यानी कि त्वचा, और दूसरा जो बैरियर है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्म झिल्ली। श्लेष्म झिल्ली। क्लियर? फिजिकल बैरियर, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जो स्किन है, त्वचा, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मान लीजिए, है ना। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति समझ लो इसको। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। ये जो स्किन होती है, स्किन का बाहरी स्तर, स्किन का बाहरी स्तर जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, वह टफ होता है एवं रोगजनकों को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। ठीक है।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन का बाहरी बाहरी स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या है स्किन का बाहरी स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम? क्या होता है भाई? बहुत स्किन का बाहरी स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत टफ होता है एवं रोगजनकों को भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। ऐसा कहते हैं ना कि स्किन हमारी बैक्टीरिया प्रूफ है। आपने देखा होगा जब तक हमारी त्वचा कहीं से कट ना जाए या कोई इंजरी ना हो जाए तब तक कोई जीवाणु वगैरह या कोई रोगजनक भीतर प्रवेश नहीं करता है। लेकिन जैसे ही स्किन कट ओपन हो जाए, आपको कोई इंजरी हो जाए, तो फिर आपके अंदर संभावना बनती है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह उसके भीतर चले जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी घाव होता है तो उसके ऊपर बैंडेज या बैंडेड लगा दी जाती है। उसके पीछे इतना सा लॉजिक है कि जब तक घाव नहीं हुआ है तब तक कोई पैथोजन अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि स्किन जो है वो बैक्टीरिया प्रूफ या माइक्रो प्रूफ है। लेकिन जब कट ओपन हो गई स्किन तो संभावित है कि कोई पैथोजन, कोई रोगजनक, कोई बैक्टीरिया अंदर चले जाए। इसीलिए घाव को हमेशा क्या करते हैं, ढकते हैं ताकि कोई पैथोजन अंदर न जाए। घाव के ऊपर पट्टी इसलिए थोड़ी बांधी जाती है कि घाव ठीक हो जाए। घाव तो दवाई से ठीक होता है, पट्टी से थोड़ी ठीक होता है। पट्टी तो केवल इसलिए बांधते हैं कि बाहर से कोई पैथोजन भीतर ना जाए। तो स्किन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति समझ लीजिए। इसको कह सकते हो कि स्किन का बाहरी स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत टफ होता है एवं रोगजनकों को भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। दूसरा जो बैरियर है और वो है म्यूकस। दूसरा जो बैरियर है वो कौन सा है? दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्म झिल्ली। इसको बहुत अच्छे से समझ लो। श्लेष्म झिल्ली क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्रैक्ट होते हैं, है ना। जैसे समझिएगा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रैक्ट होते हैं। जैसे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ओके, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट समझ लो, पथ, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ओके। इसी तरीके से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है? जठर आंत्रिय पथ, है ना, मूत्रजननिक पथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सारे पथ उपकला द्वारा घिरे रहते हैं। उपकला द्वारा घिरे मतलब लाइंड रहते हैं एवं इस उपकला पर, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस उपकला पर म्यूकस कोटिंग, श्लेष्म की कोटिंग, श्लेष्म कोटिंग पाई जाती है। आर यू गेटिंग? या आप यूं भी कह सकते हो द एपिथेलियम सराउंडिंग दीज ट्रैक्ट इज एक्चुअली कोटेड बाय द म्यूकस, इज कोटेड बाय द म्यूकस। अब आखिर ये म्यूकस करेगा क्या? वो भी देखो। ये म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस एक्चुअली ट्रैप कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। समझ में आ रहा है? यह म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देगा? ट्रैप कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पढ़ा होगा, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, है ना, श्वसनीय पथ जो होता है, श्वसनीय पथ। इस श्वसनीय पथ में क्या प्रेजेंट होते हैं मालूम है? सीलिया, पक्षमाप होते हैं। तो ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया क्या करते हैं? नेजोफेरिंक्स समझते हो? नेजोफेरिंक्स का मतलब होता है नासा ग्रसनी। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं ना भाई, नासा ग्रसनी और ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स, समझते हो ना। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होते हैं और सीलिया नेजोफेरिंक्स की तरफ बीट करते हैं। बीट यानी कि गति करते हैं। ये जो सीलिया है वो क्या करते हैं? नेजोफेरिंक्स की तरफ गति करते हैं। तो म्यूकस जो है वो ये इस सीलिया की गति से, इस
सीलिया की गति से म्यूकस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप्ड हैं, म्यूकस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड हैं, उन्हें नेसोफेरिंक्स की तरफ धकेल दिया जाता है। नेसोफेरिंक्स की तरफ धकेल दिया जाता है ताकि ये बाहर फेंके जा सके, राइट? क्योंकि आप जानते हो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या प्रवेश करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एयर प्रवेश करती है, और एयर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट होते हैं, और वो पॉल्यूटेंट लंग्स के अंदर जा सकते हैं। वो पॉल्यूटेंट कहाँ जा सकते हैं? लंग्स के अंदर जा सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं? सीलियाज होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलियाज होते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन तो क्या कर लेगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेगी, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया है, वो सीलिया उल्टी तरफ ऐसे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पर है ना, तो ये जो सीलिया है वो नेसोफेरिंक्स की तरफ बीट करेंगे, गति करेंगे, और जब गति करते हैं तो इन सीलिया की गति से म्यूकस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड है, उन्हें नेसोफेरिंक्स की तरफ धकेल दिया जाता है, और वहां से इनको बाहर फेंक दिया जाता है। क्लियर? यदि ऐसा ना होता तो फिर क्या हो जाता? ये जो एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स थे वो सीधा कहां पर चले जाते? लंग्स के अंदर चले जाते, और लंग्स को इफेक्ट कर सकते थे। तो पहला जो बैरियर है उसमें मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई? एक तो स्किन पढ़ाया, और दूसरी जो चीज पढ़ाई वो कौन सी? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यदि आपसे कभी कोई पूछे कि जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें जो पहला बैरियर है, वो पहला बैरियर कौन सा है, तो वो फिजिकल बैरियर है। और फिजिकल बैरियर शरीर को कैसे, फिजिकल बैरियर या रोध कैसे मिलते हैं? आपको दो चीजों से मिलते हैं, एक तो स्किन से, और दूसरा किससे मिलता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलता है। अब अपने फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ते हैं। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है वो देखो। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोध शरीर के अंदर, ये प्रकृति ने ऐसा रोध दे रखा है जो बहुत बहुत खास है। देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आता है। सेकंड वन, फिजियोलॉजिकल बैरियर। मैं कुछ एग्जांपल देके इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। प्रकृति ने ऐसी खूब सारी चीजें बॉडी के अंदर दे रखी है जो आपकी बॉडी को बाहरी एजेंटों से सुरक्षा देगी। फॉर एग्जांपल नंबर 1, आपकी स्टमक की बात करते हैं। स्टमक के अंदर प्रकृति ने हमको क्या दे रखा है? HCl, और ये हाईली एसिडिक होता है। अब स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो 1.5 से 2 के बीच में मेंटेन रहती है। एसिडिक पीएच मेंटेन रहती है। तो मान लीजिए कि भोजन के साथ में कोई पैथोजन आपके भीतर आहार नाल से होते हुए स्टमक में चला भी गया है, तो इतने हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में 1.5 से 2 पीएच के एनवायरनमेंट में कहां पर वो टिक पाएगा, है ना? तो वो पैथोजन किल कर देगा। तो स्टमक में जो HCl है वो एक तरीके से आपको नेचुरल इम्यूनिटी दे रहा है, पैथोजन से सुरक्षा दे रहा है। दूसरा, मान लीजिए मैं कर्ण की बात करूं। अपने कान के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होती है, सिरुमिनस ग्लैंड्स कान के अंदर होती है। सिरुमिनस ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सिरुमिन रिलीज होता है। सिरुमिनस ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सिरुमिन। ये जो सिरुमिन है वो ईयर वैक्स है। यह ईयर को प्रोटेक्शन देता है। ये ईयर को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। जिसको आप कान का मैल समझकर बाहर निकाल देते हैं, या जो कान के अंदर पीले रंग का जो पदार्थ होता है मोम की तरह, वो वास्तव में सिरुमिनस ग्लैंड से रिलीज होने वाला सिरुमिन है। ये एक तरीके से आपके शरीर को इम्यूनिटी दे रहा है। आपके शरीर को क्या दे रहा है? इम्यूनिटी दे रहा है। तो ये सिरुमिन भी है। तीसरा एक एग्जांपल और देना चाहता हूं कि हमारे त्वचा के अंदर तेल ग्रंथियां होती है।
त्वचा के अंदर तेल ग्रंथियां होती है। ये तेल ग्रंथियां जो है वो क्या स्त्रावित करती है, सीबम स्त्रावित करती है। ये क्या करती है, सीबम, है ना। तो इसीलिए तो सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं इनको, सिबेशियस ग्लैंड्स। ये क्या रिलीज करती है, सीबम रिलीज करती है। ये जो सीबम होता है इसके अंदर कुछ लैक्टिक एसिड एवं अन्य एसिड पाए जाते हैं जो त्वचा की पीएच को 3 से 4 के बीच में मेंटेन करते हैं, जिससे पैथोजन इस एसिडिक पीएच में किल हो जाते हैं, एसिडिक पीएच में किल हो जाते हैं। ये एक और फिजिकल बैरियर का एग्जांपल हुआ। आपके एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, मैं यहाँ पर आपको 7, 8, 9 एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर। अब आपके अश्रुओं के अंदर और आपकी ओरल कैविटी में जो सलाइवा होता है अश्रुओं के अंदर यानी कि टीयर्स के अंदर और ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर मालूम है क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। आप सब जानते हो लाइसोजाइम एंजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल। और ये जीवाणु की झिल्ली को तोड़ देता है। यह जीवाणु की झिल्ली को तोड़ देता है। तो इससे भी आपको क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। क्लियर। ये जीवाणु की झिल्ली को क्या कर देता है, तोड़ देता है। 5वां एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो बाइल होता है, बाइल, पितरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है ना। इसी तरीके से जो स्त्रियों के अंदर वेजाइना होती है, वेजाइना सिक्रीशंस जो होते हैं, वेजाइना सिक्रीशंस, राइट, उसमें वेजाइना के अंदर भी कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। याद रखना, स्त्रियों की योनि में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या होता है भाई, उपस्थित होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है। ये स्त्रियों के अंदर कोई हार्म नहीं करता है, राइट, उल्टा दूसरे पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है। क्या कहा मैंने, उपस्थित होता है। ये दूसरे पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकता है। दूसरे पैथोजेंस की ग्रोथ को ये क्या करता है, रोकता है। इसी तरीके से यदि मैं एक आधा एग्जांपल और दूं आपको, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें आप लोग। इसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल देता हूं आपको कि जो सेमिनल फ्लूइड होता है, राइट, 7वां एग्जांपल देता हूं। सेमिनल फ्लूइड नरों के अंदर पाया जाता है ना, सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल द्रव्य में पाया जाने वाला स्पर्मिन प्लस जिंक भी क्या करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। तो ये जो इतने सारे जो एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने दिए हैं, ये इस बात को समझाने के लिए हैं कि ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो आपके शरीर को इम्यूनिटी देते हैं। अब ये जितने बैरियर्स हैं ये सब नेचुरल बैरियर्स है, प्राकृतिक बैरियर्स है। ये सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण है। इसको कहीं से लाया नहीं गया है। ये शरीर के अंदर प्रकृति ने आपको ऑलरेडी दिए हैं। पेरेंट्स से जेनेटिक रूप से ये ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आए हैं। क्लियर है, आगे बढ़े।
तो ये दूसरा बैरियर हुआ और इसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये कौन सा था भाई? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बैरियर आएगा, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बैरियर आएगा जो कई किताबों में क्लियर नहीं है और बच्चों को उसमें दिक्कत आती है ना, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा यहाँ पर, उसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 3 बैरियर है और वो है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर कौन सा है? कोशिकीय रोध। कोशिकीय रोध सिंपल है, सामने दिख रहा है कि सेल्यूलर बैरियर के रूप में, सेल्यूलर बैरियर है तो कुछ कोशिकाएं नेचर ने दी है हमको, और वो कोशिकाएं हमको क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। इनमें से मैं विशेष तौर से फोकस करना चाहूंगा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट्स क्या होती है? एक प्रकार की WBC है। ल्यूकोसाइट क्या है? एक प्रकार की WBC है। तो सेल्यूलर बैरियर में मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इनको शॉर्ट में बोलते हैं PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका न्यूक्लियस क्या होता है? लोब्ड होता है ना, बहुत से लोब होते हैं, बहुत सारे लोब होते हैं उसमें। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मतलब ऐसी WBC जिसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे लोब्स उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। वास्तव में ये जो WBC है ये एक प्रकार की क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। ये न्यूट्रोफिल्स होती है, वास्तव में न्यूट्रोफिल्स है। एवं ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वैसे भी आप जानते हो कि जितनी भी होती है उसमें से न्यूट्रोफिल्स का प्रतिशत सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। लगभग 62% के करीब, 62% के करीब होती है। और ये जो है वो मोबाइल होती है। मोबाइल का मतलब समझते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पैथोजन को अटैक करके किल कर सकती है। और इनका चीफ फंक्शन जो है बेटा, इनका चीफ फंक्शन है वो ये है कि इनका ये फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। फेगोसाइटिक इन नेचर है ना। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? भक्षकाणु। ये भक्षकाणु मतलब बैक्टीरिया आदि का क्या कर देती है? अर्थात बैक्टीरिया या माइक्रोब का, बैक्टीरिया का भक्षण कर देती है। तो ये प्रकृति का उपहार है हमको कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। लाइफ स्पान इनका कम ही होता है ना, WBC का वैसे भी लाइफ स्पान क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अब दूसरा बैरियर है और वो है दैट इज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट इनका प्रतिशत जो है वो 5 से 10% होता है इनका। ये 5 से 10% होती है। न्यूट्रोफिल्स वगैरह तो क्या होती है? 62% के करीब होती है। ये मोनोसाइट्स 5 से 10% के करीब होती है। और इनको क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट WBC माना गया है, सबसे बड़ी WBC माना गया है ना। और ये मोनोसाइट जो होती है ये ब्लड के अंदर पाई जाती है। याद रखना, ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। और मोनोसाइट का भी काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा काम किसका था? इनका न्यूट्रोफिल्स का, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL या न्यूट्रोफिल्स का था। क्या फंक्शन है इनका? इनका फंक्शन भी है वही चीज, फेगोसाइटोसिस। यानी कि ये भी क्या करते हैं? माइक्रोब्स का भक्षण करती है। माइक्रोब्स का भक्षण करती है। इनका भी जीवन काल क्या होता है? जीवन काल अल्प होता है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? बीन शेप्ड, मतलब वृक्क के समान। इनका न्यूक्लियस बीन शेप्ड है। इनका न्यूक्लियस तो बहुत हाईली लोब्ड होता है। लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? बीन शेप्ड है। अभी तक मैंने कौन सी डिस्कस की है? सेल्यूलर बैरियर में से मैंने 2 डिस्कस कर लिए हैं। बैरियर्स को पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2 बैरियर्स हो गए। कौन से? सेल्यूलर बैरियर में 2 बैरियर हो गए। अब तीसरा बैरियर आता हूं मैं। कौन सा है तीसरा बैरियर? और तीसरा बैरियर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोगों को, कई बच्चों को जबरदस्त कंफ्यूजन है उसके अंदर।
है ना, उस कंफ्यूजन को आज दूर कर लेना। और वो क्या है कि सेलुलर बैरियर के अंदर जो तीसरी बैरियर है वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब इनको बोलते हैं वृहद बक्षकाणु। और वास्तव में जो वृहद बक्षकाणु है वो कहां पर पाए जा रहे हैं? ये टिश्यूज में पाए जा रहे हैं। ये ब्लड में नहीं पाई जाती है, ये कहां पर पाई जाती है? टिश्यू में पाई जाती है। और ये मैक्रोफेजेस का निर्माण किससे हुआ है? मैक्रोफेजेस का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निर्माण मोनोसाइट से हुआ है। मोनोसाइट से हुआ है। इनका निर्माण किससे हुआ है भाई? मोनोसाइट से हुआ है। बेसिकली क्या होता है, मोनोसाइट्स 8 घंटे तक, 8 आवर्स तक रक्त में रहती है एवं उसके बाद रक्त से बाहर आकर ये कहां पर पहुंच जाती है? टिश्यूज में पहुंच जाती है। टिश्यूज में पहुंच जाती है। ये कहां पर पहुंच जाती है भाई? टिश्यूज में पहुंच जाती है एवं वो वहां पर क्या करती है? वहां पर फेकोसाइटोसिस शो करती है। वहां पर क्या शो करेगी? फेकोसाइटोसिस, यानी कि वही चीज भक्षण दर्शाती है। तो आज ये क्लियर हो गया है कि मैक्रोफेजेस कुछ है नहीं। मैक्रोफेजेस भी एक तरीके की डब्ल्यूबीसी है, लेकिन इनका निर्माण मोनोसाइट से हुआ है। मोनोसाइट 8 घंटे तक रक्त में रहती है, उसके बाद रक्त से बाहर आकर वो टिश्यूज में पहुंच जाती है और अपना एक्शन जो है वो टिश्यूज में करती है। और इनका नेचर भी कैसा है? ये भक्षण है। तो कितनी हो गई अभी तक? मोनोसाइट हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि न्यूट्रोफिल हो गई। अब चौथी अभी अपने डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नेचुरल किलर सेल। इनके बारे में भी सूचना नहीं है कई लोगों को। नेचुरल किलर सेल, जिनको कि हम बोलते हैं एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, तो अब अपने को अभी पढ़ना है कि नेचुरल किलर सेल क्या है। अब देखो मैं बात किसकी कर रहा हूं? एनके सेल की। नेचुरल किलर सेल बेसिकली ये जो एनके सेल्स है ये क्या करती है? बेसिकली ये किस तरीके से माइक्रोब्स को किल करती है वो देखो। ये जो एनके सेल्स है दे आर फाउंड इन रेड बोन मैरो, lymph nodes, लसिका घाटे समझते हो ना? लसिका घाटे है ना, रेड बोन और लाल अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड्स, स्प्लिन यानी कि प्लीहा, उनमें ये पाई जाती है। रेड बोन मैरो, लसिका घाटे और स्प्लिन के अंदर पाई जाती है। एनके सेल्स बेसिकली लिम्फोसाइट से ये एक प्रकार की लिम्फोसाइट से है ना, ये क्या है? लिम्फोसाइट से। एंड हाउ क्वेश्चन राइज होता है, हाउ दे किल माइक्रोब्स, ये सूक्ष्म जीवों को कैसे किल करती है? तो इनके द्वारा एक प्रक्रिया होती है, साइटोलाइसिस। इनके द्वारा एक प्रक्रिया होती है साइटोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं कि एनके सेल्स क्या रिलीज करती है? कुछ एनके सेल्स परफोरिन्स रिलीज करती है, जो जीवाणु या कोई भी माइक्रोब जीवाणु की झिल्ली में छिद्र बना देती है, जिससे उसमें जल प्रवेश कर जाता है एवं स्वेलिंग होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हाउ दे किल माइक्रोब्स, ये जो एनके सेल है, नेचुरल किलर सेल है, वो साइटोलाइसिस शो करती है, यानी कि परफोरिन्स रिलीज करती है, जो कि जीवाणु या माइक्रोब की झिल्ली में छिद्र बना देती है। छिद्र बना देंगे तो पोर्स बन जाएंगे, उन पोर्स से होकर वो जीवाणु कोशिका में जल प्रवेश कर जाएगा, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, सेल स्वेलिंग हो जाएगी
और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है एपोटोसिस। एपोटोसिस प्रक्रिया में ऐसे पोर्स वगैरह तो नहीं बनते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा एनके सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स नेचुरली माइक्रोब्स को किल कर देती है। इसको क्या कहते हैं, एपोटोसिस कहते हैं। तो अभी तक मैंने कौन कौन सी सेल्स पढ़ा दी है, एनके सेल्स और मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब एक और चीज यहां पर बताना चाहूंगा, और वो है इसके इसी में सेलुलर बैरियर के अंदर ही, और वो है शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको समझें। एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरक तंत्र होता है शरीर के अंदर। पूरक तंत्र क्यों कहा है, यह 20 प्रोटीन से बना तंत्र है जो एंजाइम्स के पूर्वगामी है। क्योंकि सारे एंजाइम्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, तो ये एंजाइम्स के पूर्वगामी मतलब समझते हो, जिससे एंजाइम बनता है। यह लिवर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये शायद आप लोगों को नहीं आता होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पूरक तंत्र, ये लिवर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। लिवर द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं। 20 प्रोटीन से बना तंत्र है जो एंजाइम के पूर्वगामी लिवर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, एवं रक्त के सीरम में पाए जाते हैं। सीरम जानते हो क्या होता है, रक्त का भाग जिसमें रक्त स्कंदन कारक नहीं होते हैं, तो ये सीरम में पाए जाते हैं। अच्छा, ये पूरक तंत्र कैसे कार्य करता है, क्वेश्चन क्या है, यह पूरक तंत्र कैसे कार्य करता है। तो ये पूरक तंत्र बिल्कुल एनके सेल की तरह काम करता है ना। पूरक तंत्र के द्वारा जीवाणु की कोशिका में छिद्र बनाए जाते हैं, जिसके कारण उसकी कोशिका में जल प्रवेश करता है एवं सेल लाइसिस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूंगा, शरीर में प्रदाह रोध भी होता है। प्रदाह रोध समझते हो, इन्फ्लेमेशन यह भी शरीर को रोग जनकों से बचाने का उपाय है। आपने देखा होगा कि कई बार जब हमको चोट लग जाती है या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, आपने देखा होगा फोड़े फुंसी वगैरह, या कोई इंजरी हो जाती है, तो उस जगह पर प्रदाह हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, देखा है आपने। और वो जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर रेडनेस हो जाती है, ललाई हो जाती है, याद रखना, रेडनेस हो जाती है। वहां पर आपको गर्माहट महसूस होगी, स्वेलिंग हो जाती है ना। प्रदाह के क्या क्या है, रेडनेस, वहां पर रेडनेस हो जाती है, और क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, गर्माहट महसूस करेंगे। तो ये सब
वास्तव में रोगजनकों से बचने का उपाय कि जब रोगजनक को वहां पर ही उस इंजरी की साइट पे ही रोकने का ये एक उपाय है। आपने एक चीज याद रखना, जहां पर प्रदाह हुआ है उस जगह की जो मास्ट सेल्स होती है, प्रदाह जहां पर हुआ है, प्रदाह वाले स्थान पर, प्रदाह स्थान पर जो मास्ट सेल्स होती है, जानते हो वो क्या रिलीज करती है? हिस्टामीन्स, हिस्टामीन्स रिलीज करती है। और हिस्टामीन्स जो होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे? डायलेट। ये पहले भी मैंने पढ़ाया था एलर्जी में भी। तो ब्लड वेसल्स को ये हिस्टामिन्स क्या कर देंगे? डायलेट कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कैपिलरीज से कई सारे पदार्थ क्या आएंगे? बाहर आएंगे। तो बाहर आएंगे और पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करेंगे, और वो बाहर बहुत सारे सब्सटेंस आ जाते हैं, इसीलिए वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग और गर्माहट होती है। लेकिन ये एक रोगजनकों से बचने का एक उपाय है। तो शरीर प्रदाह जो रोग शो करता है, इन्फ्लेमेशन शो करता है, वो रोगजनकों से बचने का एक उपाय है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है फीवर। शरीर के अंदर माइल्ड फीवर आना, शरीर के अंदर माइल्ड फीवर आना कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि माइल्ड फीवर रोगजनकों का नाश करता है। ज्यादा फीवर आए तो वो शरीर के लिए घातक है, और जब भी ज्यादा फीवर आता है तो एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं। एंटीपायरेटिक्स फीवर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। लेकिन माइल्ड फीवर, यदि साल में आपको 1-2 बार यदि माइल्ड फीवर आए तो समझ लेना कि वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और शरीर जो है वो उस जैसे ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो कई सारे माइक्रोब्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये जो मैं पढ़ा रहा था ये था थर्ड बैरियर, सेलुलर बैरियर, ठीक है। और लास्ट में अब मैं पढ़ाता हूँ आपको साइटोकाइन बैरियर। नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था साइटोकाइन बैरियर से कि ये साइटोकाइन बैरियर क्या है। लास्ट में देख लीजिए, साइटोकाइन बैरियर, फोर्थ बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ये जो साइटोकाइन बैरियर होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन्स। ये क्या है? एक तरीके की ल्यूकोसाइट है। लिम्फोकाइनिन्स, ये क्लियर कर लेना भैया। लिम्फोकाइनिन्स ये क्या है? एक प्रकार की लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है। और एक और होते हैं इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स जिनका मैं जिक्र भी करूंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट साइटोकाइन बैरियर है ना। ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है। क्या है ये? एंटीवायरल प्रोटीन्स है ना, एंटीवायरल प्रोटीन्स है। तो ये जो साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स ये करते क्या है भाई? ये करते क्या है? तो ये इंटरल्यूकिन्स ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोकाइनेज एक प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं, और इंटरफेरोन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स है। ये कैसे काम करते हैं? तो जरा देखिएगा इंटरफेरोन्स, हाउ दे वर्क। इंटरफेरोन्स कैसे वर्क करते हैं? तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा स्त्रावित वायरस इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा स्त्रावित प्रोटीन्स को, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा स्त्रावित प्रोटीन्स को हम इंटरफेरोन्स कहते हैं। क्लियर है? क्या कहा मैंने? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा स्त्रावित प्रोटीन्स को इंटरफेरोन्स कहते हैं। यह एक उत्कृष्ट साइटोकाइन बैरियर है, उत्कृष्ट साइटोकाइन बैरियर है जो आसपास स्थित नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्शन से बचाते हैं। समझ में आ रहा है? मान लीजिए ये एक सेल है, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये वाली, ये एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है। तो खुद वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या स्त्रावित करती है? कुछ प्रोटीन्स स्त्रावित करती है। इनके द्वारा कुछ प्रोटीन्स स्त्रावित होते हैं।
और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, इंटरफेरोन्स कहते हैं। तो ये जो इंटरफेरोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से ही तो स्थापित हुए हैं। तो ये बेसिकली इंटरफेरोन्स एंटी वायरल प्रोटीन्स है। ये एंटी वायरल प्रोटीन्स है। क्यों? क्योंकि इंटरफेरोन्स क्या करेंगे, इस सेल के, वायरस इन्फेक्टेड सेल के आसपास जो सामान्य कोशिकाएं हैं, सामान्य कोशिकाएं हैं, इनके अंदर कहीं वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, इनके अंदर कहीं वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उनको इंटरफेरोन्स रोकने का काम करते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 बैरियर पढ़ाए, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। आज हमने इन्नेट इम्यूनिटी को पूरा डिटेल में पढ़ाया है। मैंने पहले कह दिया था आज की क्लास में मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को नहीं पढ़ाया है, जो कि मैं अगले वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, राइट। तो ये पूरा एक डिटेल वीडियो था एक इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर, और मैं खूब सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाइव वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। उन्हें लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वो इसलिए नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को आपको ग्रोथ करवानी है, वो इसलिए कि आपके पास में जितने भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो उनके नोटिफिकेशंस आपके पास में रोजाना पहुँचे। नहीं तो मैं वीडियो डाल दूँ और कई बार नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुँचा तो आप मिस कर जाओगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने कहा था कि चैनल रिकवरी हो जाएगी तो मैं ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए काम करूंगा, और मैंने वो काम चालू, मेरे व्यस्त शेड्यूल रहते हुए भी मैंने आपके लिए काम चालू कर दिया है। इसलिए देखते रहिए और ढेर सारा वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज के अंदर बैठे हुए बच्चों को क्वालिटी और कंटेंट वीडियोस मिले। बस मेरी एक ही आशा है कि भारत का हर बच्चा पढ़े, चाहे वो शिक्षा किसी कारण से, पैसे के अभाव के कारण रुकनी नहीं चाहिए। मेरा एक ही सपना है और इस सपने को आपको आगे बढ़ाना है। आप बढ़ा भी रहे हैं और इसको फैलाइए, वीडियोस को खूब सारा फैलाइए। सो थैंक्स अ लॉट। हम फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।